बढ़ती रफ्तार और रोगों की संख्या से क्या आप हैं हैरान? सेहत की परेशानियों से क्या आप हैं निराश? तो हेल्थलाइन लेकर आया है तमाम बीमारियों के अनसुलझे राज। तो पाइए अपने सवालों के जवाब मेरे यानी मनीषा के साथ ONN न्यूज की खास पेशकश हेल्थलाइन के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हो ONN न्यूज में मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम हेल्थलाइन में, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं, रोगों के बारे में देते हैं जानकारियाँ, मुलाकात करवाते हैं आपके एक्सपर्ट से, डॉक्टर से और बहुत सारी जानकारियों को आपके सामने साझा भी करते हैं। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक महिला होने के नाते उसके पास तमाम जिम्मेदारियां होती है। जिम्मेदारी होने के साथ साथ उसके साथ प्रॉब्लम्स भी बहुत होती है। इन्हीं प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम आता है गठिया रोग, और जैसे जैसे एज बढ़ता है ये प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर उत्तम गर्ग। तो जानते हैं गठिया रोग के बारे में, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका इलाज क्या है और कैसे इनसे बचा जाए। तो आइए शुरू करते हैं। लोगों की बढ़ती उम्र के साथ अक्सर देखा जा रहा है कि गठिया रोग यानी कि अर्थराइटिस उन्हें अपनी गिरफ्त में ले रहा है। गठिया की चपेट में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग हैं। जैसे जैसे ये रोग बढ़ता है वैसे वैसे रोगी के लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। गठिया का सबसे ज्यादा असर घुटनों और रीढ़ की हड्डी पर होता है। इसके साथ ही उंगलियों के जोड़ों, कलाई, कूल्हों और पैरों के जोड़ों को भी ये प्रभावित करता है। भारत में हर दूसरा या तीसरा मरीज घुटने की परेशानी से जूझ रहा है, जिनमें खासकर बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं को ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। जानकारों का ये भी मानना है कि देश में 15 करोड़ से अधिक लोग घुटने की बीमारी से पीड़ित हैं। जिस तेजी से ये बीमारी बढ़ रही है, आने वाले कुछ सालों में अर्थराइटिस लोगों को शारीरिक रूप से असक्षम बनाने में चौथा प्रमुख कारण होगा, लेकिन इसे समय रहते रोका जा सकता है और इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है, जिसके बारे में बताया गर्ग ज्वाइंट केयर क्लिनिक से डॉक्टर उत्तम गर्ग ने, जो हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन। उन्होंने बताया कि कैसे अर्थराइटिस को हम अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं, साथ ही इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहा डॉक्टर उत्तम गर्ग ने। जैसा कि हमने बात किया था कि आज हम बात करेंगे गठिया रोग के बारे में कि महिलाओं में इसकी समस्या क्यों बढ़ती जा रही है, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर उत्तम के गर्ग जी, जो कि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है। उनसे जानेंगे गठिया रोग के बारे में, साथ ही और भी बहुत सारी जानकारियां। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं गठिया रोग के बारे में, तो सबसे पहले बताइए गठिया रोग होते क्या है और इनके प्रकार क्या है। देखिए, अर्थराइटिस यानी कि गठिया बेसिकली ये होती है कि जब जोड़ का, जैसे हड्डी के जोड़ है, इसका ये कार्टिलेज घिस जाता है, ये जो कार्टिलेज है घिस जाता है तो बोन एक्सपोज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये दर्द होने लगता है, जोड़ों में सूजन आ जाती है, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारी बन जाती है, जिसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। वैसे तो गठिया के कई प्रकार होते हैं, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये दो मेन कारण हैं। लेकिन इसके अलावा जो और होते हैं वो सोरेटिक अर्थराइटिस, रिएक्टिव अर्थराइटिस, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, गाउटी अर्थराइटिस, ये सब गठिया के विभिन्न प्रकार हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस ही होता है। सर, जैसा कि अभी आपने दो टाइप्स बताया कि ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो क्या कारण है कि यही दो टाइप सबसे ज़्यादा कॉमन पाए जा रहे हैं, और महिलाओं में किस उम्र के बाद ये ज़्यादा पाए जा रहे हैं? देखिए, अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अकॉर्डिंगली बात करें तो करीब 60 साल के बाद 10% पुरुष और 18% महिलाएं इस रोग से पीड़ित हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ महिलाओं की बात करें तो 65 साल की कम उम्र में ये संख्या 45% और 65 साल के बाद ये संख्या 70% तक हो जाती है, जिसमें 80% तो लोग किसी तरह काम कर लेते हैं पेन में, लेकिन 25% लोग बेड रिडन हो जाते हैं और वो पूर्णतः काम नहीं कर पाते हैं। रही बात कारण की, तो महिलाओं में कारण
एक्चुअली इसको सही मायने में कह नहीं सकते कि ये क्यों हो रहा है। वैज्ञानिक रिसर्च चल रही है कि एग्जैक्टली इसका कारण क्या है, लेकिन ये देखा गया है कि आनुवांशिक यानी कि परिवार में चलता है, जिसकी फैमिली में है, उनके पापा को या उनके मदर को या उनके फैमिली में, तो उनमें ज़्यादा कॉमन होती है। दूसरी चीज़, महिलाओं में हार्मोन डिपेंडेंट, जैसे एक ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, मेनोपॉज के बाद ये ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है और ईस्ट्रोजन हार्मोन कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करता है। जब ये कम हो जाता है तो कार्टिलेज तेजी से क्षतिग्रस्त होता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। इसके अलावा महिलाओं में जॉइंट इंस्टेबिलिटी होती है, मतलब महिलाओं के जॉइंट में ज़्यादा लचीलापन होता है या चोट लगने से भी जॉइंट में लचीलापन बढ़ जाता है और वो ऑस्टियोआर्थराइटिस को डेवलप करता है। अदर थिंग्स हैं, लेके व्यायाम की कमी, लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं या मोटापा बढ़ जाता है, तो वो सब कारण भी इसमें माने जाते हैं। सर, हर रोग के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, जैसा मैंने कहा कि ओबेसिटी यानी कि अधिक वजन, ये सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा महिलाओं में हाई हील फुटवेयर जो यूज़ करते हैं शुरू से और काफ़ी लंबे समय से यूज़ करते हैं, जिसमें बॉडी का वेट वो ट्रांसफ़र एंटीरियर यानी कि आगे की तरफ ज़्यादा होता है, डिसबैलेंस हो जाता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण बनता है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बोन कमज़ोर होना या कैल्शियम और विटामिन डी की कमी या जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि जिसका जीवन आसीन जीवन शैली में जो लोग काम करते हैं, उनमें ज़्यादा कॉमन होती है। इसके अलावा डायबिटीज़ या ऑफ कोर्स लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी कि नियमित रूप से व्यायाम ना करना, इसके रिस्क फैक्टर हैं। जी सर, ये तो बात हो गई रोगों की, लेकिन अगर इसके उपचार की बात करें तो इसका इलाज क्या है? क्या सर्जरी के द्वारा ही इसको सही किया जा सकता है या समय रहते हुए अगर डॉक्टर से कंसल्ट कर लें तो मेडिसिन भी इसका एक इलाज है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सही माने में इसका उपचार बहुत नहीं है, हम इसको रोक नहीं सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर हम बात करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक एजिंग प्रोसेस है, एक उम्र से बढ़ने की वजह से कार्टिलेज डिजनरेशन है, लेकिन फिर भी अगर हम समय रहते कुछ काम ऐसे करें तो ये बीमारी के चांसेस कम होते हैं और हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं, एक्टिवनेस लाएं, नियंत्रण से अपना वजन संतुलित रखें, ज़्यादा मोटा ना हो, वजन पे अपना जो भी हो नियंत्रण रखें, अपने बॉडी को बीच बीच में भरपूर आराम दें, संतुलित आहार लें, कैल्शियम की मात्राएं लें, हाई हील से बचें, नियमित व्यायाम करें। ये सब इसके बचने के उपाय हैं। हम इसको कर सकते हैं तो शायद हम उससे थोड़ा सा छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर ये बीमारी हो गई और हमको अब ट्रीट करना है तो ट्रीटमेंट में शुरू में तो एक्सरसाइज और कुछ पेन किलर होते हैं या कुछ कार्टिलेज प्रोटेक्टिव मेडिसिन आजकल आ गई हैं जो कार्टिलेज को बचाती हैं, हम उसको देते हैं। साथ में नियमित रूप से एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी की मदद लेते हैं, सिकाई करते हैं गर्म पानी से, और इसके अलावा कभी कभार कुछ इंजेक्शन में घुटने के अंदर इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ती है जो लुब्रिकेंट होते हैं, जो हमारे इनमें हाइलुरोनिक एसिड के नाम से जाने जाते हैं। उसको लगा के ये बेसिकली ये चिकनाई जो सूख जाती है घुटने के अंदर, उसको हम लोग दोबारा से रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसकी लाइफ लिमिटेड होती है 6 महीने से लेके 1 साल, तो हमको हर 6 महीने या 1 साल बाद उसको देना पड़ता है। इसके बावजूद भी जब हमारा कार्टिलेज बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो ये दवाएं काम नहीं करती हैं और उस केस में हमको सर्जरी में जाना पड़ता है। सर्जरी कई प्रकार की होती हैं। जैसे अगर इनिशियल स्टेज यानी कि प्रारंभिक अवस्था में शुरू में ही हमारे पास मरीज आ जाते हैं और उनका घुटना पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं होता, वो एक साइड से सिर्फ क्षतिग्रस्त होता है, तो हम लोग कुछ रीअलाइनमेंट ऑस्टियोटमी, जो हमारी लैंग्वेज में हाई टिबियल ऑस्टियोटमी कहलाता है, वो कर देते हैं, जिससे कि जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं वेट डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक टेढ़ा हो जाएगा तो एक तरफ चला जाता है। अगर हम अलाइनमेंट ऑस्टियोटमी करके पैर को सीधा कर दें तो वेट बिल्कुल सीधा आता है, तो उसकी वजह से पेन में
कमी आ जाती है और जो वेट की वजह से जो कार्टिलेज घिसता है वो कम घिसेगा और हमारी उसकी लाइफ बढ़ जाती है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, जैसे यूनिकोंडाइलर नी रिप्लेसमेंट। प्रारंभिक अवस्था में नी के 2 कंपार्टमेंट होते हैं, आप देख रहे हैं, और दोनों में से अगर एक कंपार्टमेंट खराब है तो हम उसी कंपार्टमेंट को पार्शियल माने कि कम पार्ट उसका सिर्फ बदल के जो क्षतिग्रस्त है उसको चेंज कर देते हैं, वो यूनिक कंपार्टमेंट नी रिप्लेसमेंट कहलाता है। लेकिन जब हमारा घुटना पूरी तरह से पूरी तीनों कंपार्टमेंट खराब हो जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, वो है टोटल नी रिप्लेसमेंट, यानी कि संपूर्ण जोड़ का प्रत्यारोपण। सर, सर्जरी को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर होता है, वहम होता है कि सर्जरी कराएंगे, तो सर इस सर्जरी के बारे में बताइए। जो आर्थराइटिस के लिए या गठिया रोग के लिए आप लोग सर्जरी करते हैं, कितने दिन में पेशेंट नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सकता है, अपने काम को शुरू कर सकता है, और सर्जरी के बाद उसे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, ये डर तो एक अलग चीज है। मैं तो दूसरी तरह से कहता हूं कि जब आप हवाई जहाज में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर रहता है, लेकिन फिर भी इसकी वजह से हम लोग ट्रेवल करना बंद नहीं कर देते हैं। सर्जरी उसी प्रकार का एक विकल्प है। सर्जरी में रिस्क हो सकते हैं, लेकिन अगर उसकी अनुपात हम ठीक होने से करते हैं तो वो बहुत ही कम है। ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जितनी एज एडवांस होती जाएगी वो एज रिलेटेड रिस्क डेफिनेटली होते हैं। लेकिन आजकल एनेस्थीसिया और टेक्निक इतनी इम्प्रूव हो गई है कि वो रिस्क के माने बिल्कुल ना है। नॉर्मल रूटीन की बात करें कि आजकल हम डे केयर सर्जरी भी इनफैक्ट करते हैं। यूनिकोंडाइलर नी में इनफैक्ट एक दिन बुलाते हैं, आप शाम को डिस्चार्ज भी कर देते हैं और पेशेंट चलने भी लगते हैं। टोटल नी रिप्लेसमेंट में हम लोग सेम डे या नेक्स्ट डे उनको चलाने की कोशिश करते हैं, मरीज चलते हैं, अपना डे टू डे वाला कार्यक्रम वो दूसरे दिन से ही करने लगते हैं। जहाँ तक कि टाँकों की बात है तो हाँ, 10-15 दिन जो टाँके निकालने में समय लगता है वो थोड़ा सा उनको प्रोटेक्शन देना पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे जिंदगी सामान्य होने लगती है और रफली 2 से 3 महीने में पूर्णतया नॉर्मल हो जाती है। सावधानी आजकल शुरू में तो कहते थे कि आप स्क्वाट नहीं करें, आप उखड़ू नहीं बैठें, लेकिन आजकल के इम्प्लांट ऐसे हो गए जिसको हाई फ्लेक्स नी कहते हैं, जिसमें हम लोग चौकली मार के बैठ सकते हैं, सिटिंग कर सकते हैं, इंडियन टॉयलेट भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसी कोई वो नहीं है। इनफैक्ट आजकल के इम्प्लांट इतने अच्छे हो गए कि हम लोग कहते हैं कि आप जॉगिंग भी करें, गोल्फ भी खेल सकते हैं। हाँ, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम क्रिकेट खेलेंगे तो शायद मुश्किल होगी, और वैसे मैं भी समझता हूँ कि ये सर्जरी 70-80 साल के बाद होती है, तो क्रिकेट खेलना शायद उतना उचित नहीं है, क्योंकि और भी जॉइंट हैं जो बुढ़ापे में खराब हो गए हैं, वो भी डैमेज हो सकते हैं। तो आपके पास आए दिन बहुत सारे मरीज आते हैं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, लेकिन आपके द्वारा हम जानना चाहेंगे कि ऐसा कोई केस जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं? ऐसे तो बहुत सारे केस आते रहते हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं कि हम लोग उसको हमेशा याद रखते हैं। जैसे मेरे पास एक लेडी आई थी करीब 60 साल की उम्र में, और आप उनको इमेजिन नहीं कर सकते कि वो चल नहीं पाती थी। उनके घुटने करीब 45 डिग्री ऐसे बैंड हो गए थे, वो चल नहीं पाती थी, बेड रिडन हो गई थी। वो कहीं प्रोफेसर थी, उनको कहीं अवार्ड में जाना था, तो हमसे बोला डॉक्टर साहब हम कैसे चलें, हम तो व्हील चेयर पर चल पाते हैं, हम अवार्ड लेना जाना है। तो उन्होंने कहा, हमने पूछा भाई आपको कब जाना है, तो उन्होंने कहा हमें 2 महीने बाद जाना है। तो मैंने उनका फिर नी रिप्लेसमेंट किया था, वो पैर सीधे हो गए थे, और उसके बाद में वो अवार्ड लेने स्टेज पे खुद चल के गई, और वो इतना खुश रहीं कि उनकी डिफॉर्मिटी बिल्कुल सीधी हो गई। तो ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे फिर बाद में थैंक बोला कि हम आपकी वजह से स्टेज पे खुद चल के गए, जो बिस्तर पे पड़ी हुई थी, व्हील चेयर पे चलती थी। तो ऐसे तमाम केसेस हैं जो हमको अभी तक याद हैं। सर, ये तो बात हो गई सर्जरी को लेकर। सर, जाते जाते हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए अपने तरफ से कोई मैसेज, सुझाव या सजेशन दें। देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली एजिंग प्रोसेस बीमारी कहलाती है, जो करीब 60 साल के बाद शुरू होती है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि आजकल ये बीमारी हमें इवन 40 साल की उम्र के बाद भी देखने को मिलती है, जिसका मुख्य कारण ओबेसिटी यानी कि अधिक वजन है, और नियमित रूप से व्यायाम ना करना है। अगर हम अपना वजन कंट्रोल रखें, नियमित व्यायाम करें, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक हम लोग दूर कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर उत्तम गर्ग, जिन्होंने बताया कि अर्थराइटिस क्या होता है, कैसे होता है, महिलाओं में इसकी समस्या क्यों बढ़ती है, साथ ही साथ इसके रिस्क फैक्टर्स भी बताया और बताया कि वजन बढ़ना तमाम बीमारियों का जो है आधार होता है, इसलिए आप अपने वजन को कम करें, अपने प्रॉब्लम से उनको नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर से परामर्श लें, संपर्क करें। आशा करते हो हमारा आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। इसी के साथ मुझे यानी मनीषा को दीजिए इजाजत। बने रहिए ONN न्यूज़ पर, फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, नई जानकारी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।